Hello everyone, a very fresh good evening to all of you. First of all, नमस्ते। आज ये भारत को बहुत अच्छा वीडियो डेडिकेटेड मैं कर रहा हूँ इंग्लिश की तरफ से। सिर्फ एक बात कहूँगा, कोई ज़्यादा मोटिवेशन नहीं, सीधे काम पर बात करेंगे। आज मैं वॉइस बताऊँगा आपको और आप यकीन मानिए कि ये सबसे ग्रेटेस्ट वीडियो होने वाला है YouTube के इतिहास पर। YouTube के इतिहास पर आज इस सेशन के अलावे, इस सेशन की तरह एक भी वीडियो नहीं है, एक भी सेशन नहीं है। इस बात का खूब यकीन रखें। हम बढ़ते हैं वॉइस में। मैं सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निक, एक अंडरस्टैंडिंग, ओनली वन वे, ओके, ओनली वन कॉन्सेप्ट, जो कह लें आप, सिर्फ हम एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और वॉइस का कोई सेंटेंस हो आप बना पाएंगे। ना मैं टेंस का जिक्र करूंगा वॉइस चेंज करने के लिए, ध्यान रखिएगा। टेंस का जिक्र करूंगा किसी दूसरे आयाम में, लेकिन ना तो मैं वॉइस चेंज करने के लिए टेंस का जिक्र करूंगा, ना तो मैं कोई आपको रूल बताने वाला हूं कि सब्जेक्ट प्लस समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, नथिंग एल्स। ओके, सिर्फ एक बात और वॉइस शुरू करेंगे। सीधे हम वॉइस पर पहुंचते हैं। और वॉइस है क्या, समझिए इसे जरा मेरे अंदाज में। आखिर बातें क्या हैं, समझते हैं। हम नहीं समझते सबसे पहले कि व्हाट इज वॉइस। मैं एक कंडीशन आपके सामने पेश करता हूं, इसे आप समझेंगे। बस इत्मीनान से समझिए, अपना थोड़ा सा वक्त दीजिए एंड बी पेशेंट, यू विल लर्न। मैंने कहा फिर से, इस वीडियो के जैसा एक भी वीडियो आपके YouTube पर नहीं है, ना किसी किताब में ऐसे तरीके हैं, बात ही नहीं है ऐसी। द स्मार्टेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ वॉइस सीखते हैं। पहले वॉइस समझते हैं, वॉइस होता क्या है। ये हमने एक स्टेज बना दिया ड्रामा एक्ट करने के लिए, और आप जानते हैं कि स्टेज पर स्पॉटलाइट्स लगे हुए होते हैं, राइट। हमने यहां पर स्पॉटलाइट की व्यवस्था कर ली। ये स्पॉटलाइट है और यहां पर एक एक्टर है। ये कुछ ना कुछ करते हैं, इस बात को हमें ध्यान से समझना होगा। ये मिस्टर कोई प्रोफेसर है, नाम लिखते हैं, ही इज प्रोफेसर जॉर्डन या प्रोफेसर चार्ल्स, कुछ भी नाम लिख लेते हैं, ओके। और प्रोफेसर चार्ल्स इंग्लिश पढ़ाते हैं। प्रोफेसर चार्ल्स टीचर्स इंग्लिश। आपने बहुत पहले भी पढ़ा है, जो इंसान कुछ काम कर रहा होता है, कुछ एक्ट कर रहा होता है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसे मैं इरेज करता हूं, स्टेज को जरा नीचे लिखता हूं मैं। तो इसे आप सब्जेक्ट कहते हैं। इसी सब्जेक्ट को आप डूअर कहते हैं, क्योंकि कोई काम कर रहा है और काम करने वाले इंसान को डूअर कहेंगे। जैसे टीच करने वाले इंसान को टीचर कहते हैं, परफॉर्म करने वाले इंसान को परफॉर्मर कहते हैं। तो डू मतलब करना, और करने वाले को डूअर कहेंगे, ER लगाएंगे। इसी को आप परफॉर्मर कहते हैं। और इसी सब्जेक्ट को आप एक्टर भी कहते हैं, क्योंकि यह सब्जेक्ट एक एक्शन कर रहा है, एक कोई एक्ट कर रहा है। तो हम यहां एक्टर वर्ड को लेकर चलेंगे। टीचर्स एक एक्शन है। मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट का इन्वॉल्वमेंट दिखाया है और एक एक्शन की बात की है, और हमने एक ऑब्जेक्ट की बात की है। दिस इज द ऑब्जेक्ट हियर। अब समझेंगे ध्यान से, एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, फिर हम समझ जाएंगे कि वॉइस क्या है। एक तो यह तरीका है पढ़ने के काम को दिखाना या पढ़ाने के काम को दिखाना, कोई भी काम को दिखाना,
कि एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर चार्ल्स। क्या करते हैं? टीचर्स, पढ़ाते हैं। व्हाट? क्या? इंग्लिश। तो हमने एक्टर को स्पॉटलाइट में रखा, फोकस में रखा, राइट? फोकस, स्पॉटलाइट मीन्स व्हाट? फोकस। स्पॉटलाइट मीन्स व्हाट? लाइट। स्पॉटलाइट मीन्स व्हाट? इंपॉर्टेंस। कि आपका स्पॉटलाइट आखिर किस पर है? तो इस स्टेज पर जो एक्टर खड़े हैं उस पर, एक्टर पर है, ये ध्यान रखना है। यानी स्पॉटलाइट हमने इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए यहां इस्तेमाल किया है, ड्रामेटिक वे में। यानी बात समझ में आई कि जो भी चीज स्पॉटलाइट के अंदर होगी वो चीज आपको दिखेगी, जो भी चीज स्पॉटलाइट के नीचे होगी वो चीज इंपॉर्टेंट समझी जाएगी। तो यहां पर एक्टर इंपॉर्टेंट है हमारा, हमने एक्टर को इंपॉर्टेंट समझा है, इसलिए हम एक्टर की बात कर रहे हैं। और जिसको हम इंपॉर्टेंट समझते हैं उसकी बात पहले होती है। और हमने स्पॉटलाइट के भीतर, अंदर, नीचे जो कह लें, एक्टर को रखा है, यानी हमने एक्टर को इंपॉर्टेंस दिया है। हम एक्टर को इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी समझ रहे हैं कि यस, मिस्टर चार्ल्स इंग्लिश पढ़ाते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कोई कॉलेज हो या कोई स्कूल हो। बट आवर मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस इज मिस्टर चार्ल्स, प्रोफेसर चार्ल्स। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण मसला अभी प्रोफेसर है, इसलिए हम प्रोफेसर को सबके सामने ला रहे हैं, हम प्रोफेसर को एक्टिव दिखा रहे हैं। समझिएगा ध्यान से, बस 2 मिनट और। अब आप चाहते हैं कि नहीं, प्रोफेसर चार्ल्स को स्पॉटलाइट में ना रखें, बल्कि सब लोग जानते हैं कि प्रोफेसर चार्ल्स एक प्रोफेसर है, नाम ही है प्रोफेसर, यानी ये पढ़ाते हैं, ये भी पता है। लेकिन ये कोई नहीं जानता फिलहाल, या नए बच्चे आए हुए हैं किसी सेरेमनी में, सपोज दीक्षांत समारोह हो रहा है और बच्चे नहीं जानते कि प्रोफेसर चार्ल्स इस यूनिवर्सिटी में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन ये जानते हैं प्रोफेसर चार्ल्स इस यूनिवर्सिटी के एक बेहतरीन प्रोफेसर हैं, सीधी सी बात है। लेकिन क्या पढ़ाते हैं नॉट नोन। तो आप बताना चाहते हैं कि वो क्या पढ़ाते हैं, यानी वो जो पढ़ाते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। आप बच्चों को, नए लोगों को जो आए हुए, उनको आप बताना चाहते हैं कि इंग्लिश यहाँ प्रोफेसर चार्ल्स के द्वारा पढ़ाई जाती है, यानी इंग्लिश यहाँ पढ़ाई जाती है प्रोफेसर चार्ल्स के द्वारा। यही वॉइस है ना, समझिएगा ध्यान से। तो आप इंग्लिश को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, यानी इंग्लिश आपके लिए आगे आएगा। तो जिस बात को हम फोकस करते हैं, जिस बात पर इंपॉर्टेंस देते हैं, उस बात पर हम स्पॉटलाइट डालेंगे। यानी अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट मैटर वास्तव में ऑब्जेक्ट है, बात है, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो वो स्पॉटलाइट में आएगा। लाते हैं हम स्पॉटलाइट में, हम क्या करेंगे, आप ध्यान देंगे। अब स्टेज पर ये एक्टर गायब हो जाएगा, अभी आप समझेंगे ध्यान से। अब मैंने लिख दिया ये इंग्लिश, यहां इंग्लिश इज, ये स्टेज है। अभी भूल जाइए कि ये इज डॉट क्यों हो रहा है या कैसे क्या नियम हो रहा है, डोंट वरी। इंग्लिश इज टॉट बाय प्रोफेसर चार्ल्स। अभी ये छोड़ दीजिए, आप क्यों आया ऐसा, इसी को तो हम आज सीखने आए हैं, सिर्फ एक बात से। लेकिन अभी देखिए स्पॉटलाइट किस पर है, इंग्लिश जैसी बात पर है, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट था। कब? इससे पहले वाले सेंटेंस में। इससे पहले वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में था। क्यों एक्टिव वॉइस में था, क्या एक्टिव वॉइस होता है, करेंगे बात। अभी मान लिया एक्टिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट था, लेकिन अब ये क्या बन चुका है, सब्जेक्ट बन गया है। किसका? पैसिव वॉइस का। यानी पैसिव वॉइस में हम बात को, हम ऑब्जेक्ट को स्पॉटलाइट में लाते हैं, यानी पैसिव वॉइस के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट मैटर जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यानी एक बात तो समझ में आई कि वॉइस कहीं ना कहीं किसी चीज को इंपॉर्टेंस दिखाने का मसला है। यस, अब समझिए ध्यान से। यहां बताना जरूरी है कि इंग्लिश पढ़ाई जाती है,
ये बताना जरूरी नहीं कि प्रोफेसर चार्ल्स पढ़ाते हैं, हमने ये बताया कि इंग्लिश पढ़ाई जाती है इस यूनिवर्सिटी में। तो हमारा मैटर क्या था, इंपॉर्टेंट मैटर इंग्लिश, इसलिए हमने इंग्लिश को स्पॉटलाइट में रखा। हमारा जो इंपॉर्टेंट मैटर था वो हमारा स्पॉटलाइट में आ जाएगा। तो इस जगह समझेंगे हम ध्यान से। ये स्टेज है और यहां एक्टर है। जब एक्टर पर स्पॉटलाइट हो, या ये कहीं स्पॉटलाइट में जब एक्टर हो, यानी एक्टर जब किसी काम को एक्टिवली करता हुआ दिख रहा हो, यानी एक्टर जब एक्शन को परफॉर्म करता हुआ दिख रहा हो, तो वॉइस एक्टिव वॉइस होता है, राइट? यानी एक्टिव वॉइस किसी एक्टर से कनेक्टेड है। ध्यान से समझिएगा इसे। एक्टिव वॉइस में कोई एक्टर एक्टिव दिखेगा। एक्टिव दिखने की मीनिंग कि वो काम कर रहा होगा, कोई एक्टर में कुछ काम करता हुआ यहां दिखेगा। पैसिव वॉइस क्या होता है फिर, यहां देखिएगा। अब क्या होगा कि स्पॉटलाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट पर है, यानी यहां एक वर्ड इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट था हमारा इंग्लिश, जो ऑब्जेक्ट था इस सेंटेंस का भी, प्रोफेसर चार्ल्स टीचर्स इंग्लिश। तो अगर इंग्लिश वर्ड को आप स्पॉटलाइट में ले आते हैं, यानी इंपॉर्टेंस देते हैं, तब इसको आप पैसिव वॉइस कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर बहुत बड़ी चीज और एक अच्छी चीज अच्छे तरीके से रिवील होने जा रहा है आपके सामने। जब हम स्पॉटलाइट में इंग्लिश को, यानी किसी इंसान के काम को, ऑब्जेक्ट को हम आगे ले आते हैं, स्पॉटलाइट में ले आते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, तो क्या उस समय एक्टर एक्टिव होता है? एक्टर काम कर रहा होता है? नहीं, हम सिर्फ जानकारी दे रहे होते हैं। ध्यान रखिएगा, उस एक्टर के काम के विषय में हम सिर्फ जानकारी दे रहे होते हैं, एक्चुअली वो काम कर नहीं रहा होता है। एक बात तो ये है, यानी एक्टर उस समय एक्टिव नहीं होता है, और इसी को तो हम पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव मीन्स ही होता है नॉट एक्टिव। पैसिव इज इक्वल टू नॉट एक्टिव। और हमने एक्टिव वॉइस जोड़ कर रखा है एक्टर से, एक्टिवनेस हमने जोड़ कर रखा है एक्टर से। और जब हम बोल रहे हैं कि नॉट एक्टिव, तो नॉट एक्टिव से जाहिर बात है कि एक्टर अब एक्टिव नहीं है, उसका काम एक्टिव है। तो यहां पर हमने समझा कि एक्टिव वॉइस में एक्टर एक्टिव होगा। पहली बात ये, एक्टिव वॉइस में एक्टर कोई काम कर रहा होगा निश्चित तौर पर। एक एक्टर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, परफॉर्मिंग एन एक्शन। और पैसिव वॉइस में क्या होगा, इसे आप ध्यान से समझिए। पैसिव वॉइस में एक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, बस सीधे एक्टर के कनेक्शन में ही बात करते हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं नॉट परफॉर्मिंग एन एक्शन। यानी जब भी हम एक्टर को छोड़कर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, हम एक्टर को छोड़कर किसी दूसरी चीज की बात करें, तो निश्चित तौर पर उस सेंटेंस का वॉइस पैसिव वॉइस ही हो पाएगा। क्योंकि जब एक्टर एक्टिव रहता है, और जब हम एक्टर को ही मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस समझते हैं, और जब हम एक्टर को सेंटेंस में सबसे पहले रखते हैं, पहले उसकी बात करते हैं, तो सेंटेंस का वॉइस निश्चित तौर पर एक्टिव वॉइस होता है। एक्टर को छोड़कर अगर आप कुछ बात कर रहे हैं, तो उस सेंटेंस का वॉइस पैसिव वॉइस होगा। एक इंसान ने एप्पल काटा, ठीक है, मान लेते हैं जेम्स ने एप्पल काटा, तो जेम्स को आपने पहले रखा, जेम्स को आप एप्पल काटते हुए दिखा रहे हैं, तो इस सेंटेंस का वॉइस निश्चित तौर पर एक्टिव वॉइस है। लेकिन आप कहना चाहते हैं एप्पल जैक के द्वारा काटा गया, यानी परफॉर्मर को छोड़कर आपने उसके परफॉर्मेंस की अगर बात की, तो निश्चित तौर पर उस सेंटेंस का वॉइस पैसिव वॉइस होगा। अब हम कह पाएंगे एन एप्पल वॉज कट बाय जेम्स। आप सोचिए, मैं हवा में कैसे सोच पा रहा हूँ, कैसे बता पा रहा हूँ आखिर, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट इज इट। अगर आप भी समझ लेते हैं तो आप भी बना पाएंगे। जुड़िए सीधे यहां से।
हमने इस बात को समझी। अब हम वॉइस समझेंगे कि वॉइस क्या है। वॉइस थैंक यू सो मच कि आप लाइव क्लासेस में जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ये बहुत अच्छी बात है, आप लाइव सीख रहे हैं और सबसे शानदार तरीके से आज वॉइस सीख रहे हैं आप। ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी न्यू in the history of YouTube, and this is the very first class, very first video, very first session on voice in this way, in this very elegant and beautiful way. ऐसा वीडियो नहीं है, सीखिए अच्छे से। वॉइस मतलब क्या होता है? आवाज। वॉइस मीन्स आवाज। एग्जाम्पल लिखते हैं। अक्षय teaches English. अक्षय मेरा नाम है। अक्षय इंग्लिश पढ़ाता है। अक्षय टीचेस इंग्लिश। अब यहां है वॉइस। वॉइस मीन्स आवाज। आवाज मीन्स इंपॉर्टेंस। आप किसी इंसान को या किसी चीज को आवाज देते हैं। आवाज देना मतलब उसकी बात करते हैं। आप जिस चीज की बात करते हैं वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी आप उसकी बात कर रहे होते हैं। यानी अगर आप इस सेंटेंस में लिखी हुई बातों में आप अक्षय को यानी एक्टर को यानी सब्जेक्ट को अगर आवाज लगाते हैं तो ये एक्टर, ये सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपको सेंटेंस में अक्षय यानी सब्जेक्ट को पहले लिखना होगा। जब एक्टर को आप एक्टिव दिखा रहे हैं तो वॉइस एक्टिव वॉइस होगा। आपने आवाज इसको लगाई अब, तो एक्टर को आप दिखा रहे हैं कि ये काम कर रहा है कुछ ना कुछ। एक्टर जैसे ही एक्टिव हुआ तो आप जान जाएं कि ये वॉइस एक्टिव वॉइस कहलाएगा। और आपने आवाज लगा दी, वॉइस मीन्स आवाज, किसे? इंग्लिश को यानी ऑब्जेक्ट को। जब भी आपने ऑब्जेक्ट को आवाज लगाई यानी ऑब्जेक्ट आपके लिए अब इंपॉर्टेंट है, यानी ऑब्जेक्ट को आप सेंटेंस में पहले लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट को आप पहले लिखेंगे कुछ ऐसा। आवाज आपने लगाई तो इंग्लिश यानी ऑब्जेक्ट ये दौड़कर आएगा आपकी आवाज पर। दौड़कर आएगा तो पहले आकर खड़ा होगा। दौड़कर आएगा तो सेंटेंस में सबसे पहले दिखेगा। और यस, जिस चीज को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, जिस चीज को हम आवाज लगाते हैं, वो सेंटेंस में सबसे पहले लिखा जाता है। यानी ध्यान दीजिए, अगर एक्टर पहले लिखा हुआ है सेंटेंस में तो वॉइस एक्टिव है, और अगर ऑब्जेक्ट दौड़कर आया है, ऑब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप आगे लिखेंगे। हाँ, मैं अभी चेंज कर रहा हूँ अभिषेक, डोंट वरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक आप वॉइस समझेंगे नहीं तब तक आप वॉइस चेंज भी नहीं कर पाएंगे। मैं सिर्फ एक रूल बताऊंगा, वेट कीजिए जरा। We will change it. Don't worry. Abhishek Kumar Jha. Thank you so much for your beautiful comment. Have patience. तो अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटेंस में पहले आ जाता है तो इस सेंटेंस का वॉइस पैसिव वॉइस समझा जाता है। पैसिव मीन्स क्या? नॉट एक्टिव। नॉट एक्टिव मीन्स क्या? सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, एक्टर एक्टिव नहीं है। आपने क्या किया? एक्टर को यूं ऐसे स्लाइड कर दिया है और वो नॉट एक्टिव मोड में यानी पैसिव मोड में चला गया है। आपने इंग्लिश की बात पहले की है। सो इंग्लिश इज टॉट बाय अक्षय। इस सेंटेंस में आप अक्षय से यानी एक्टर से, सब्जेक्ट से, परफॉर्मर से काम करते हुए, काम इसे करता हुआ आप नहीं दिखा रहे। हाय अभिषेक, हाय। ओके, यानी इसे आपने नॉट एक्टिव मोड में डाल दिया है। दिस इज द नॉट एक्टिव मोड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पैसिव मोड, पैसिव वॉइस। यानी जब भी आप इंग्लिश को यानी कि ऑब्जेक्ट को आवाज लगाते हैं, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में पहले आ जाता है, तो आप समझ जाएं कि हमारा वॉइस पैसिव वॉइस है, राइट? और सब्जेक्ट को आपने नॉट एक्टिव मोड में भेज दिया। नॉट एक्टिव मोड में भेजने की मीनिंग ये है कि इस सेंटेंस का वॉइस अब पैसिव वॉइस है। सो बी वेरी माइंडफुल, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस एंड नाउ इन दिस सेंटेंस दिस इज द सब्जेक्ट। खैर,
तो हमने देखा कि वॉइस आवाज लगाने का मसला है। आवाज लगाने की मीनिंग होती है कि जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप उसी चीज को आवाज लगाते हैं। तो बस जो वॉइस लिखा हुआ है, वॉइस की सिर्फ और सिर्फ मीनिंग को डील कर रहे हैं। जो हो रहा होता है अगर आप उसी चीज को समझते हैं तो आप वास्तविकता समझते हैं। वॉइस मीन्स आवाज। आवाज आपने सब्जेक्ट को लगाया, एक्टर को लगाया, तो वॉइस एक्टिव। आवाज आपने अगर एक्टर के एक्शन को लगाया, ऑब्जेक्ट को लगाया, उसके काम को, उसकी बात को लगाया, तो एक्टर ऑफ एक्टिव कहीं से नहीं है। वो रिसेसिव मोड में चला गया, वो पैसिव मोड में चला गया, वो नॉट एक्टिव मोड में चला गया, तो वो हो गया आपका पैसिव वॉइस। चेंज करना भी सीखेंगे। वॉइस एक्चुअली तब है क्या? वॉइस इज अ वे ऑफ expressing an action. एक्चुअली वॉइस क्या है? एक तरीका है किस चीज के लिए? किसी एक्शन को एक्सप्रेस करने का। और इसी वॉइस को हम दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं, यानी एक्शन को हम दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं। एक्शन को हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे? हम दिखाएंगे कि एक्शन एक्टर के द्वारा हो रहा है। जब एक्टर इन्वॉल्व होगा किसी एक्शन में, एक्टर सबसे पहले आएगा, एक्टर की बात सबसे पहले करेंगे, एक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट मैटर होगा, तो एक्टर स्पॉटलाइट में आ जाएगा, एक्टर स्टेज पर सबसे पहले स्पॉटलाइट में आएगा, इंपॉर्टेंस हम देंगे उसको। यानी एक्शन को हम दो तरह से दिखाएंगे। जब एक्टर परफॉर्म कर रहा हो, तो एक्टर जब परफॉर्म कर रहा होगा, एक्शन को इसी जगह हम समझेंगे एक्टिव मोड में हो रहा है, एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। एक स्थिति क्या आएगी कि एक्टर उस एक्शन को कर नहीं रहा होगा, बल्कि हम सिर्फ उसका जिक्र कर रहे हैं, उसके एक्शन का जिक्र कर रहे होंगे। यानी कि जब एक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा, तब हमारा वॉइस होगा पैसिव वॉइस। यानी वॉइस एक एक्शन को बताने का, एक्सप्रेस करने का तरीका है। यानी वॉइस एक तरीका है किसी काम को बताने का। काम को दो तरह से बता सकते हैं, एक कि एक्टर कर रहा है, एक कि एक्टर की बात नहीं करके सिर्फ उसके काम की बात कर रहे हैं, इस तरीके से उसके काम की जानकारी दे रहे हैं। यानी एक तो एक्टर इन्वॉल्व होगा, जब भी एक्टर इन्वॉल्व है एक्टिव वॉइस, एक्टर इन्वॉल्व नहीं है, उसके काम की बात पहले होने लगी, वॉइस पैसिव। यानी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आर द वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग योर एक्शंस, दैट इज इट। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपके काम को बताने का तरीका है। यानी वॉइस एक तरीका है, इस बात को हमेशा समझ लीजिए ढंग से। वॉइस एक तरीका है आपके एक्शन को बताने का। आप अपने एक्शन को कैसे बताते हैं किसी से, तो कोई ना कोई मोड होगा, तरीका होगा। सो वॉइस इज अ फैशन, वॉइस इज अ स्टाइल, वॉइस इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर एक्शन। ओके, बढ़िए आगे। अब हम चेंज करने पर पहुंचेंगे, कैसे हम आखिर ट्रांसफॉर्म करें। तो सबसे पहले आप सोल ऑफ वॉइस समझ लीजिए क्या है। थोड़ा सा लंबा ये, थोड़ा सा बड़ा वीडियो जरूर होगा, लेकिन घबराना नहीं है, आप अच्छे से सीखेंगे। सोल ऑफ वॉइस, वॉइस की आखिर आत्मा क्या है? सोल मीन्स मेन बात, थीम, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिविटी क्या है इसकी, इसका उद्देश्य क्या है मेनली। तो सोल ऑफ वॉइस है V3, थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में निश्चित तौर पर V3 का इस्तेमाल होगा। एक्चुअली मुझे यहां लिखना चाहिए सोल पैसिव वॉइस। V3 आएगा ही आएगा पैसिव वॉइस में, पहली बात। दूसरी बात, V3 कभी भी अकेले नहीं आएगा, V3 से पहले, जस्ट पहले निश्चित तौर पर B फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा? B फॉर्म। मैं कुछ B फॉर्म यहां लिख देता हूं। अब ये कि B फॉर्म होते कौन कौन है, तो B फॉर्म इज, एम, आर होते हैं, और इसी इज, एम, आर का पास्ट होता है वॉज, वर। और बी फॉर्म है बी, बीइंग, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, और है बीइंग।
ये हैं हमारे बी फॉर्म्स। और ध्यान रखिए इतने ही बी फॉर्म्स होते हैं। एडिशनली हम बाद में बी को ऐड कर देते हैं शैल के साथ, तो एक फॉर्म बन जाता है शैल बी। वास्तव में इसे बी फॉर्म कंसिडर नहीं करते। बी को हम ऐड कर देते हैं अगर विल के साथ, तो एक फॉर्म बन जाता है विल बी। और ध्यान रखिएगा बस इतने ही चेहरे हैं, इतने ही चेहरे के बाद आपको यहाँ पर V3 देखने को मिलेगा। दैट इज इट। और इसके अलावे आपको वॉइस में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा मेन चीज के तौर पर। अब हम चेंज करते हैं और समझते हैं क्या कर रहे हैं। तो हम किस मेथड से आखिर वॉइस को डील कर रहे हैं। मैंने इसे आज नाम दिया है बिलियर्ड्स मेथड। यस, आई थिंक दिस इज द वेरी न्यू नेम टू वॉइस। हम बिलियर्ड्स मेथड से वॉइस को आज सीखेंगे और हर सेंटेंस पर काम करता है, सीखते हैं। नाउ दिस इज द वेरी फर्स्ट नेम दैट इज गिवन बाय मी। मुझे नहीं पता, शायद ये बाद में फेमस हो जाए। आज हम बिलियर्ड्स मेथड से वॉइस सीख रहे हैं। अब बिलियर्ड्स होता क्या है पहले इसे समझ लें, तभी तो मेथड समझ में आएगा। बिलियर्ड्स एक प्रकार का गेम है, राइट? आप इसमें कुछ बॉल देखते हैं, ऐसे 9 balls 8 balls लाइक दैट, और एक स्टिक होता है आपके सामने। आप इससे इसे हिट करते हैं और ये बॉल अलग अलग पॉकेट्स में जाकर गिरता है। आपने ये खेल देखा होगा, दिस इज कॉल्ड बिलियर्ड्स, या इसे आप पूल भी कहते हैं, ठीक है? और बोर्ड होगा रेक्टेंगुलर, 6 होल्स होंगे। आप अगर हिट करेंगे बॉल को यू स्टिक लेकर, तो एक बॉल हेड बॉल जो होगा, जो जिसे हम क्यू कहते हैं, वो किसी बॉल को हिट करेगा और फिर कैरम के जैसा ही है, और बॉल फिर जाएगा इसमें और पॉइंट्स बनते हैं, होल में जाएगा बॉल, राइट? तो आखिर क्या उपयोगिता है इसकी, देखते हैं। सेंटेंस लिखते हैं। मैं पहले इंडेफिनिट टेंस की बात नहीं करूंगा, थोड़ी देर बात करूंगा। क्वेश्चन, और जो भी ऑनलाइन, जो भी अभी लाइव देख रहे हैं, हो सके तो आप भी मुझे कुछ क्वेश्चंस सजेस्ट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा और सामने बनाऊंगा, सिर्फ एक मेथड से। आइए समझते हैं इसको। क्वेश्चन इज, हैरी इज, एकदम सिंपल, हैरी इज राइटिंग अ लेटर। हैरी एक लेटर लिख रहा है। आप देखिए, लिखने जैसे एक्शन को करने वाला अभी हैरी है, यानी स्पॉटलाइट हैरी पर है। यानी हैरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए हम हैरी को सामने ला रहे हैं। सबके सामने लाना मतलब सेंटेंस में पहले लिखना। यानी एक्टर हमारा एक्टिव दिख रहा है, हैरी लिख रहा है। जब एक्टर एक्टिव हो, जब एक्टर इन्वॉल्व हो किसी एक्शन में, तो सेंटेंस का वॉइस, सेंटेंस को बताने का तरीका क्या होता है, एक्टिव तरीका होता है। एक्टर एक्टिव है, तरीका एक्टिव है। एक्टर एक्टिव नहीं है, तरीका एक्टिव नहीं है, यानी पैसिव तरीका है। पैसिव मतलब ये होता है नॉट एक्टिव, जैसे एक्टिव माइंड, पैसिव माइंड। पैसिव माइंड मतलब नॉट एक्टिव माइंड, समझ रहे हैं? तो यहाँ एक्टर एक्टिव है, एक्टर इन्वॉल्व है, इस एक्शन को कर रहा है। वॉइस लिखिए आप, एक्टिव वॉइस। अब इसे हम चेंज करेंगे। आपको ऑब्जेक्ट पता करना आना चाहिए। ऑब्जेक्ट पता किससे होता है, तो व्हाट और whom से पता होता है। व्हाट का भी जवाब मिल सकता है आगे, whom का भी जवाब मिल सकता है, दोनों का भी मिल सकता है। यानी किसी एक का भी जवाब मिल सकता है और दोनों का जवाब मिल सकता है। अगर एक का जवाब मिला तो भी ऑब्जेक्ट है, दोनों का जवाब मिला तो भी ऑब्जेक्ट है। व्हाट से जवाब जब भी मिलेगा आपको, कोई थिंग मिलेगा जवाब, किसी चीज की बात होगी, किसी चीज का जिक्र होगा। और whom से जब भी जवाब मिलेगा तो कोई इंसान मिलेगा आपको, कोई लिविंग थिंग मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, व्हाट और whom का जो भी आंसर आएगा वही आंसर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट समझा जाता है। हैरी इज राइटिंग अ लेटर।
हैरी इज राइटिंग व्हाट, तो व्हाट का जवाब है अ लेटर। व्हाट का जवाब है अ लेटर। और देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, राइट। और हमने देखा अ लेटर एक थिंग है, तो व्हाट का जवाब कभी भी थिंग आता है। हैरी इज राइटिंग टू whom, हैरी किसे लिख रहा है, इसका जवाब एब्सेंट है। इट्स आंसर इज एब्सेंट इन द सेंटेंस, नॉट एन इश्यू। इसका जवाब हमें आगे नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। हमें ऑब्जेक्ट पता चल गया कि अ लेटर है। यस, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं तब तक पैसिव नहीं। पैसिव सेंटेंस तभी संभव है जब काम का जिक्र हो रहा हो। पैसिव मतलब क्या, नॉट एक्टिव। नॉट एक्टिव मतलब क्या है, एक्टर की बात नहीं। एक्टर कहाँ, एक्टर सेंटेंस में बाद में, तो आगे क्या, आगे ऑब्जेक्ट, आगे क्या, तो आगे एक्टर के द्वारा किया गया काम। इसीलिए ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं तब तक पैसिव नहीं है। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट देयर इज नो पैसिव। और हम ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, इन्हीं दोनों सवालों से, सिर्फ और सिर्फ व्हाट और whom जैसे सवालों से ही हमें जो आंसर मिलता है वही आंसर ऑब्जेक्ट कहलाता है, दूसरा कोई सवाल नहीं है। ठीक है, अब हम यह बात करते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं और ठीक स्ट्रिक्टली इसके सामने आप लिखिएगा इसे। वर्ब को इंटरप्ट नहीं करना है अभी। अब आइए मसले पर। हम क्या सीख रहे हैं, यहां इस दिखा आपको, जो वर्ब दिखेगा वही वर्ब आप ठीक उसी वर्ब के नीचे लिखेंगे। बस यही सिद्धांत है वॉइस बनाने का, दूसरा कुछ नहीं है। इसी बात पर हम जोर देते रहेंगे हर एक सवाल में। यहां क्या दिखा आपको, इज क्या है, एक बी फॉर्म है। आपको भी अपने पैसिव में बी फॉर्म लिखना है। आप इज एम आर, फिलहाल के लिए समझने के लिए, एक समझिए सारा समझ में आ जाएगा, तीनों लिखिए। क्योंकि इज प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल होता है, ये इज एम आर प्रेजेंट टाइम में होता है, वॉज वर्ब पास्ट टाइम में होता है, और बी बीइंग किसी भी टाइम में इस्तेमाल होगा। शैल बी और विल बी फ्यूचर टाइम में इस्तेमाल होता है। तो इज एम आर हमने देखा यहाँ प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल था, तो हम भी बी फॉर्म तो लिखेंगे ही, प्रेजेंट टाइम वाला लिखेंगे। हमने लिख दिया इज एम आर। अब ध्यान रखिएगा, अब यहीं पर चुन लेंगे अ लेटर, इट मीन्स सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, अ मीन्स वन, तो अ लेटर के साथ एम तो होगा नहीं, एम तो आई के साथ होता है, ये कट गया। आर होगा नहीं, आर तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ इज संभव है। देखिए बी फॉर्म लिखा था, यहां भी बी फॉर्म आया, ये दोनों ही सेम है। अब देखिएगा यहीं पर बिलियर्ड्स मेथड का काम आएगा। आपको हमेशा मेन वर्ब को, मान लें आप बिलियर्ड्स के स्टिक से हिट कर रहे हैं ऐसे, तो मेन वर्ब को हमेशा आपको यूं ऊपर से हिट करना है, राइट। आप जैसे इसे हिट करेंगे तो ये अपनी जगह को छोड़कर थोड़ा आगे जाकर ड्रॉप करेगा, यहां ड्रॉप करेगा ये, राइट। और जब भी इस प्लेस पर अपने नीचे की जगह को हमेशा मेन वर्ब छोड़ेगा, जब भी आप बिलियर्ड्स के स्टिक से हिट करेंगे, और यहां ये बन जाएगा रिटन। क्योंकि वॉइस की खूबसूरती क्या है, पैसिव वॉइस की खूबसूरती क्या है, V3, और V3 से जस्ट पहले में क्या दिखेगा, एक बी फॉर्म दिखेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ING दिख रहा है फॉर्म, ING के नीचे भी हमें ING वाला ही फॉर्म दिखेगा, लेकिन ये तो V3 है, और V3 से जस्ट पहले में क्या दिखना चाहिए, यहां पर एक बी फॉर्म दिखना चाहिए। लेकिन बी फॉर्म किस नेचर का दिखेगा, तो जिस नेचर का वर्ब एक्टिव में इस्तेमाल हुआ होगा उसी नेचर का वर्ब पैसिव में दिखेगा। तो बी फॉर्म तो यहां दिखेगा, लेकिन किस नेचर का, तो यहां ING नेचर है, तो यहां भी ING नेचर का ही बी फॉर्म दिखेगा। आइए खोजते हैं, बी बीइंग यहां है, आप लिख दीजिए, बन गया वॉइस, पैसिव वॉइस तैयार है आपका। A letter is being written by Harry. खत्म। बाई हैरी तो आप जानते हैं, हो गई। एजेंसी दिखाने के लिए बाई एक प्रीपोजिशन है, ये एक एजेंट है, सब्जेक्ट को एजेंट भी कहते हैं, और चूंकि हम बाई से एक एजेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसलिए बाई
क्या दिखाता है? तो एजेंसी दिखाता है। व्हाट डज इट शो? इट शोज एजेंसी। एजेंसी की मीनिंग क्या है यहाँ पर? द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन एजेंट इन द सेंटेंस। बाई किसको इंट्रोड्यूस करता है? एक एजेंट को। इसकी मीनिंग है कि एक एजेंट इन्वॉल्व इन सेंटेंस में, एक एक्टर, एक परफॉर्मर इन्वॉल्व है सेंटेंस में, लेकिन एक्टिव वे में नहीं, पर्दे के पीछे पैसिव वे में। इसी चीज को दिखाने के लिए हम बाई का इस्तेमाल करते हैं, और इसी स्थिति को हम एजेंसी कहते हैं, राइट? एजेंट की मौजूदगी को एजेंसी कहेंगे, उसकी स्थिति को। सेंटेंस दूसरा लेते हैं। हमने गौर क्या किया, आप यहां समझे, आखिर बिलियर्ड्स मेथड में हम कर क्या रहे हैं? हाउ कैन वी चेंज द एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस? सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है? मेंटेन कहिए, मेंटेनेंस कहिए, जो आपको करना है। सो मेंटेन द नेचर of the verbs used, ये बात है। हम वॉइस को सिर्फ और सिर्फ इसी एक मेथड से बना रहे हैं। दिस इज द फैंटास्टिक मेथड एंड यही मेथड काम करेगा। मेंटेन द नेचर ऑफ द वर्ब्स यूज्ड, या इसे आप कह सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ द नेचर ऑफ द वर्ब्स, कि आपको वर्ब के नेचर को मेंटेन करना है। अब अभी आप समझ लें, एक्टिव वॉइस में जो जो आपको वर्ब दिखेगा, आपको वही वर्ब, वही नहीं कहने की मीनिंग, उसी नेचर का वर्ब, उसी वर्ब के ठीक नीचे आपको पैसिव में लिखना है। अगर ये आप कर पाते हैं तो बिना टेंस का जिक्र किए, बिना किसी और बात का जिक्र किए आप पैसिव वॉइस बना पाएंगे। सीखते हैं, सेंटेंस लेते हैं कुछ। द बॉय waters the plants। लड़का वृक्ष पौधे में, पौधे होगा वृक्ष नहीं, लड़का पौधों में पानी देता है। वाटर यहां पर एक वर्ब है, नाउन नहीं है। द बॉय वाटर्स व्हाट, तो व्हाट का जवाब है द प्लांट्स। ये ऑब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट मिल गया, आगे लाएंगे। वर्ब तक इसको नहीं लिखेंगे, वर्ब के नीचे नहीं लिखेंगे, वर्ब को इंटरप्ट नहीं करना है। अब आप कहेंगे कि यहां पर तो बड़ी मुश्किल बात हो रही है, इसे हम कैसे चेंज करें? वर्ब एक ही लिखा है, बिलियर्ड्स मेथड। आप इसको हिट करेंगे, जब भी हिट करेंगे ये अपनी नीचे की जगह को छोड़ेगा और ये कहां आ जाएगा? सीधा यहां आ जाएगा। अब जब भी मेन वर्ब स्टिक से हिट होगा तो हमेशा ये मान ले कि किसी होल में जाकर गिरता है, और जैसे ही किसी होल में गिरेगा तो यहाँ आने के बाद ये थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। मान लीजिए पर एक होल है, यहाँ पर जैसे ही होल में आएगा मेन वर्ब, ये थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा, और वाटर का थर्ड फॉर्म क्या होगा? वाटर्ड होगा। ओके, अब आप कहेंगे इससे पहले हम क्या लिखेंगे, तो देख लीजिए ये थर्ड फॉर्म हो चुका है। V3 से पहले में क्या लिखना है? कोई बी फॉर्म लिखना है। वाटर्स V5 है, वाटर्स क्या है? V5 है। V5 सिंगुलर होता है, यानी V5 वाला ही हमें कुछ ना कुछ यहाँ सोचना है। तो ध्यान रखिए, जब V5 की बात आए तो V1 भी आप सोचेंगे, कारण अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ तो इज नहीं होगा, आर होगा। तो वाटर्स V5, अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको V1, V2, V3, V4, V5। मैंने क्या कहा है? मेन वर्ब जब भी अपने नीचे जगह छोड़ेगा ये थर्ड फॉर्म बनेगा, तो मेन वर्ब अपने नीचे हमेशा एक बी फॉर्म लेगा। हम अपनी तरफ से लिखेंगे इस बी फॉर्म को, क्योंकि हमारी दोस्ती बी फॉर्म से है, बी फॉर्म के परिवार से है, घर से है। हम जाएंगे और कहेंगे तुम चलो, तो जिस चेहरे को उठाकर लाएंगे वो चेहरा हमारे सामने आ जाएगा हमारी दोस्ती के कारण। बी फॉर्म आगे जाएगा, थर्ड फॉर्म बनेगा, बी फॉर्म के नीचे जगह छोड़ेगा, उस जगह में हम अपनी तरफ से अपने दोस्त बी के चेहरे को लाकर रखेंगे। ओके, अब यहां हम समझते हैं बी का फर्स्ट फॉर्म होता है बी इटसेल्फ। चूंकि ये प्लूरल है तो यहां आर होगा। सेकंड फॉर्म बी का वॉज और वर होता है, थर्ड फॉर्म बी का बीइंग होता है, फोर्थ फॉर्म बी का बीइंग होता है, और फिफ्थ फॉर्म चूंकि सिंगुलर होता है
तो सिंगुलर हमारे पास और प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना है। और प्रेजेंट फॉर्म में हमारे पास इज एम आर है। प्रेजेंट में इज एम आर है जरूर, लेकिन हमें सिंगुलर वाला फॉर्म लिखना है। इज और एम सिंगुलर होता है, इसलिए V5 में सिर्फ और सिर्फ इज और एम होगा। V1 प्लूरल समझा जाता है और V1 प्रेजेंट टाइम को शो करता है। प्रेजेंट टाइम के लिए हमारे पास बी फॉर्म में 3 वर्ब्स हैं, इज एम आर। इज और एम लिखे जा चुके हैं यहाँ सिंगुलर, बचा क्या आर। आर प्लूरल होता है और V1 भी प्लूरल होता है। आर प्रेजेंट टाइम को शो करता है, V1 भी प्रेजेंट टाइम को शो करता है, आर यहीं पर होगा। ये बातें हो चुकी हैं। यानी हमने देखा यहाँ पर V5 है, तो निश्चित तौर पर यहाँ हमें या तो V1 या तो V5 सोचना है। मेनली आप समझ लें V5 सोचेंगे, V5 सिंगुलर, तो आप यहाँ लिखते हैं इज और एम। मैं चलिए वही लिखता हूँ पहले, जो यहाँ है वही नेचर हमें मेंटेन करना है। इज एम लिख दिया, लेकिन देखिए ध्यान से प्लांट्स लिख दिया। अगर प्लांट होता तो इज ठीक था, बातें बन जाती। मैंने जानकर ये दिया ताकि आप समझ सकें। तो इसलिए मैंने कहा जब भी V5 आए ना तो V1 को सोच लीजिए साथ साथ, या यहाँ भी V1 आए तो यहाँ पर V1 V5 सोचना है। तो ये प्लांट्स प्लूरल है, ना तो इज लगेगा ना तो एम लगेगा। क्या लगेगा यहाँ? आर लगेगा। मैंने क्या कहा, जो नेचर का वर्ब यहाँ दिखे उसी नेचर का वर्ब यहाँ लिखना है आपको, वही आपने किया है अभी। तो प्लांट्स यहाँ क्या होगा? आर। द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय द बॉय। गौर कीजिए V3 से पहले में बी फॉर्म लिखना चाहिए। वॉइस की खूबसूरती है ये, ब्यूटी ऑफ वॉइस क्या है? बी फॉर्म प्लस V3। हम यही किया और यहां हमने बी फॉर्म लिख दिया। पैसिव क्यों है? क्योंकि हमारा एक्टर पैसिव मोड में है, एक्टिव नहीं है, सेंटेंस की शुरुआत में नहीं है। हमारा इंपॉर्टेंट मैटर क्या था? उसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को जब आप इंपॉर्टेंस देते हैं तो सेंटेंस का वॉइस पैसिव वॉइस होता है। क्यों? एक्टर अब नॉट एक्टिव है, पैसिव मोड में है, इसीलिए पैसिव होता है। पैसिव मतलब ही हुआ कि एक्टर एक्टिव नहीं, पैसिव मतलब ही हुआ कि उसका ऑब्जेक्ट एक्टिव है, उसका ऑब्जेक्ट फोकस में है, उसका ऑब्जेक्ट स्पॉटलाइट में है। मैं समझ रहा हूं कि आप बहुत अच्छे से इस बात पर ध्यान दे रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं। एक्टिव मोड में देखिए एक्टर पर स्पॉटलाइट होता है। स्पॉटलाइट देने की मीनिंग कि हमारा एक्टर फोकस में है, इंपॉर्टेंट है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर स्पॉटलाइट होता है, इसकी मीनिंग कि ऑब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए आप उसे आवाज़ लगाएंगे, वॉइस लगाएंगे। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए आप उसे सेंटेंस में पहले लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, एक्टर इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे पहले रखेंगे सेंटेंस में, स्पॉटलाइट उसी पर होगी, यानी कि सेंटेंस का वॉइस एक्टिव वॉइस होगा। और अगर आपके लिए ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उसका ऑब्जेक्ट वर्ब का, तो आप उसे सेंटेंस में पहले रखेंगे, स्पॉटलाइट के अंदर रखेंगे, और इस तरह के सेंटेंस का वॉइस पैसिव वॉइस समझा जाएगा। कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं और बहुत जल्दी से बनाते हैं, और बहुत इजी है। देखिए क्या, मेंटेनेंस ऑफ द नेचर ऑफ द वर्ब, एक ही रूल। क्वेश्चन है, एक्टिव वॉइस मतलब एक्टर आएगा, कोई एक्टर लिखते हैं। शी हैज कुक्ड, इजी समझेंगे, डिफिकल्ट अपने बनेगा। शी हैज कुक्ड व्हाट? फूड। शी एक एक्टर है, एक्टर सबसे पहले आएगा सेंटेंस में, तो वॉइस एक्टिव होगा, यानी कुक जैसे एक्शन को एक्सप्रेस करने का तरीका एक्टिव हो गया, क्योंकि वॉइस एक तरीका है। सो शी हैज कुक्ड व्हाट? व्हाट या whom क्यों पूछेंगे यहां? इसलिए कि हमें ऑब्जेक्ट जानना है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं तब तक पैसिव नहीं, इसलिए हम ऑब्जेक्ट जानना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट व्हाट whom से जानते हैं, तो व्हाट का जवाब जो भी मिलेगा वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यहाँ फूड मिला, फूड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, फूड को हम आगे लिखेंगे। यहाँ अब लिख दीजिए आप, यहाँ क्या लिखा? कोई हैव फॉर्म लिखा है, हैव फॉर्म को यहाँ भी हम भी लिखेंगे। जो फॉर्म, जिस नेचर का वर्ब आपको एक्टिव में दिखेगा उसी नेचर का वर्ब आपको पैसिव में लिखना है, दूसरा कुछ नहीं सोचना है। और इसी तरह से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। ना मैंने अभी तक टेंस का जिक्र किया है, ना इस सेंटेंस का मैंने टेंस जिक्र किया कि क्या किस टेंस में लिखा है। सिर्फ एक ही बात, मेंटेनेंस ऑफ द नेचर ऑफ द वर्ब्स, दैट इज इट। हैज है
तो आप यहाँ भी ये प्रेजेंट को बताता है। तो प्रेजेंट टाइम में हैव का फॉर्म दो है, हैव फॉर्म दो तरह का, हैज हैव और पास्ट में एक हैड। तो कुल मिलाकर हैव के चार फॉर्म होते हैं, हैज, हैव, हैड, हैविंग। हैविंग का काम नहीं लगेगा। टाइम है प्रेजेंट, तो हैज हैव आएगा क्योंकि हैज हैव प्रेजेंट को शो करता है, हैड पास्ट को शो करता है। तो जब ये प्रेजेंट को शो कर रहा है तो यहाँ प्रेजेंट वाले वर्ब्स को सोचेंगे, लेकिन हैव फॉर्म ही सोचेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें हैव का नेचर मिला, हैव फॉर्म मिला है, हैव फॉर्म सोचेंगे। अब हैज हैव में ये आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेगा क्या होना है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, और अगर सब्जेक्ट या प्लूरल होता तो हैव होता। तो देखिए आपने यहाँ जो लिखा वही यहाँ लिखा, यानी जिस नेचर का यहाँ वर्ब है, जिस प्रजाति का, जिस कैटेगरी का वर्ब यहाँ यूज्ड है, जिस फॉर्म का यूज्ड है, उसी फॉर्म के वर्ब आप यहाँ भी लिख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। फुट हैज, मेन वर्ब को क्या करना है, हमेशा बिलियर्ड्स के स्टिक से आपको हिट करना है। तो मेन वर्ब जैसे हिट होगा, होल में जैसे जाएगा, वो अपनी आइडेंटिटी बदल लेगा। अब जैसे ये और यहाँ तो अपने नीचे जगह को छोड़ेगा, मेन वर्ब हमेशा अपने नीचे जगह छोड़ेगा, यही इसकी तकनीक है। और हिट आपने किया है तो ये आगे आकर गिरेगा और यहाँ पर ये अब थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। और जब मेन वर्ब अपने नीचे जगह छोड़े तो इस खाली जगह को हम अपनी मिट्टी से भरेंगे। हम मिट्टी कहाँ से लाएंगे, बी फॉर्म के घर से लाएंगे। क्यों? क्योंकि बी फॉर्म हमारा दोस्त है, बी का पूरा परिवार हमारा दोस्त है। तो हम बी के किसी भी चेहरे को, यहाँ सभी चेहरे लिखे हुए, किसी चेहरे को कहेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो मेन वर्ब स्टिक से हिट होगा, बिलियर्ड्स की स्टिक से हिट होगा, आगे जाएगा, होल में गिरेगा, ये थर्ड फॉर्म बन जाएगा। और मेन वर्ब हमेशा अपनी नीचे जगह छोड़ेगा। इस जगह में हमेशा हम अपनी तरफ से एक बी फॉर्म लिखेंगे। बी फॉर्म लिखिए, इसका नेचर क्या है, थर्ड फॉर्म का नेचर। कैसे समझेंगे, हैज हैव हैड के बाद जब भी कोई वर्ब आता है तो इसे हम थर्ड फॉर्म समझते हैं, राइट? थर्ड फॉर्म ही होता है जिसे आप परफेक्ट टेंस कहते हैं। छोड़ दें इसका जिक्र टेंस का, इतना तो याद रखिए, हैज हैव हैड के बाद लिखा हुआ वर्ब जो मिलेगा वो V3 मिलेगा, V3 होता है। तो V3 तो लिखा है था, V3 तो छापने में कोई दिक्कत ही नहीं। इसके नीचे बी फॉर्म लिखना है, लेकिन इसका नेचर क्या है, थर्ड फॉर्म है, थर्ड नेचर है। तो हमने भी देखा था कि बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, बस यहाँ बीन लिख देंगे, बन गया पैसिव वॉइस, बाई हर। एक चीज ध्यान रखेंगे, बाई के बाद यहाँ पर शी नहीं लिखेंगे, ही नहीं लिखेंगे, आई नहीं, वी नहीं, यू नहीं, यू लिख सकते हैं, आई एम सो सॉरी। तो सब्जेक्ट वाला जो चेहरा है वो बाई के बाद नहीं आता है। जो प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं वही बाई के बाद आता है, क्योंकि एक बाई एक प्रीपोजिशन है और ग्रामेटिकल रूल कहता है कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हमें अगर प्रोनाउन लिखना है तो उस प्रोनाउन का चेहरा ऑब्जेक्ट वाला चेहरा होना चाहिए, यानी कर्म कारक में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, यानी अक्यूजेटिव केस में होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी इसे कॉम्प्लेक्स ना करते हुए। और ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। बनाते हैं आगे। हम और कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप। He had written a book। इन्वॉल्वमेंट देखिए किसका है, एक्टर इन्वॉल्व है, इसका वॉइस क्या होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, हमें किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम क्या सीखते हैं अभी, मेंटेनेंस ऑफ द नेचर ऑफ द वर्ब, बस कुछ नहीं। और दूसरा, जो वर्ब आपको एक्टिव में दिखे वही नेचर का वर्ब, उसी नेचर का वर्ब आपको पैसिव में लिखना है। बढ़ते हैं आगे। ही हैड रिटन व्हाट, अ बुक। अ बुक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, आगे लाएंगे। इसके नीचे नहीं लिखना है, इसको इंटरफेयर भी नहीं करना है, बाद में जब आप समझ जाएंगे लिख सकते हैं। यहाँ आपको हैव हैड लिखा है, आप भी यहाँ इसके नीचे हैव फॉर्म में लिखेंगे, ये पास्ट बता रहा है। यहाँ भी आपको हैव फॉर्म पास्ट में लिखना है और एक ही संभावना है, हैड ही होता है, सिर्फ पास्ट फॉर्म हैड ही हो जाएगा। अभी हमने कहा था हैज हैव हैड के बाद आने वाला वर्ब V3 समझा जाता है, V3 ही होता है। तो मेन वर्ब को तो हमेशा हम स्टिक से हिट करेंगे, बिलियर्ड्स के स्टिक से, और ये आगे जाकर अपने नीचे यहाँ जगह छोड़ देगा, आगे जाकर ये थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा।
थर्ड फॉर्म से पहले में क्या चाहिए, बी फॉर्म चाहिए। लेकिन बी फॉर्म हम अपनी तरफ से जो लिखेंगे वो उसी नेचर का होगा जिस नेचर का यहाँ वर्ब दिख रहा है। इसका नेचर क्या है, इसका थर्ड फॉर्म वाला नेचर है, ये V3 है। तो नीचे हमें बी फॉर्म लिखना है क्योंकि इस V3 पैसिव के V3 से पहले बी फॉर्म आता है, यही पैसिव की खूबसूरती है, बार बार समझेंगे इसको। तो बी फॉर्म तो आएगा इसके कारण, लेकिन किस नेचर का, तो V3 नेचर का, यानी बी फॉर्म थर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी बी का चेहरा में थर्ड वाला लिखना है और बी होता है थर्ड फॉर्म में लिख देता हूं V1, दिस इज V3, दिस इज V4 और ये दोनों है V2 और ये यहाँ पर है ये दोनों V5 और ये है V1। ओके, इजी करने के लिए आप इसे और समझ सकते हैं आसानी से, अगर चाहे तो इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ V1, V2, V3, V4 एंड V5। V1 में B खुद यूज होता है और R यूज होता है। V2 में was, were। V3 में B का फॉर्म being होता है। V4 में B का फॉर्म being होता है और V5 में B का फॉर्म is और am होता है। अब यहां से देखिए थर्ड फॉर्म क्या है, been है, बन गया पैसिव वॉइस, इतना आसान है पैसिव, खत्म। सो अ बुक हैड बीन रिटन बाय हिम, डन। नेक्स्ट, वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हियर, डोंट वरी। मैं क्वेश्चन देता हूं, दे आर मेकिंग अ पॉट, वे लोग एक घड़ा बना रहे हैं। दे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जैसे आपको मिला सेंटेंस में, एक्टर जैसे इन्वॉल्व आपको दिखा किसी एक्शन को करता हुआ, तो वॉइस एक्टिव। वॉइस क्या है, एक तरीका है अपने एक्शन को बताने का, या तो आप एक्टर के जरिए अपने एक्शन को बता सकते हैं या तो एक्टर के जरिए अपने एक्शन को नहीं बता सकते। अगर अपने एक्शन को एक्टर के जरिए बताते हैं, वॉइस एक्टिव, तरीका एक्टिव। एक्टर एक्टिव इसलिए तरीका एक्टिव, एक्टर एक्टिव नहीं इसलिए तरीका पैसिव, यानी उसका ऑब्जेक्ट एक्टिव है। ध्यान दीजिए, दे आर मेकिंग व्हाट, व्हाट का जवाब आया अ पॉट, व्हाट का जवाब आया अ पॉट, इसलिए अ पॉट ऑब्जेक्ट है, आगे आ जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट आगे आता है, सब्जेक्ट जब अब पैसिव में जा रहा है, सब्जेक्ट जब अब एक्टिव नहीं दिख रहा है हमें, तभी तो वॉइस पैसिव, क्योंकि पैसिव की मीनिंग ही होती है नॉट एक्टिव। सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, सब्जेक्ट की बात हम बाद में करेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट की बात पहले करने लगे, ऑब्जेक्ट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब पॉट क्या यहां दिखा आपको, बी फॉर्म दिखा, यहां भी क्या होगा, एक बी फॉर्म होगा। बी फॉर्म प्रेजेंट में होगा क्योंकि आर प्रेजेंट टाइम को शो करता है, तो टाइम आपको सेम रखना है हमेशा, एक्टिव और पैसिव वॉइस का टाइम सेम रहता है। और कहने के तौर पर तो जैसे लोग कहते हैं टेंस सेम रहता है, यस बिल्कुल। अगर आप वर्ब के नेचर को मेंटेन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप टेंस ही तो मेंटेन कर रहे हैं, यानी टेंस आप नहीं बदल रहे हैं, यानी टेंस अनचेंज्ड है, यानी टेंस सेम है। तो हमने सिर्फ जड़ पकड़ लिया, हमने एक ही बात पकड़ ली कि हमें वर्ब के नेचर को मेंटेन करना है, और वर्ब के नेचर के मेंटेनेंस से ही तो टेंस मेंटेन रहता है, सिंपल सी बात है। अब ये बात औरों को समझ में ही नहीं आती है, ये बात अच्छे अच्छे लोग ऑब्जर्व ही नहीं करते। वो टेंस के फॉर्मूला, वो आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस समथिंग नीड नहीं है इसकी। ओके, ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट, योर अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। व्हाट आर वी डूइंग, जस्ट वी हैव टू ऑब्जर्व, दैट्स इट। ऑब्जर्व कीजिए। आप यहाँ पर बी फॉर्म लिखेंगे, ये प्रेजेंट बता रहा है, यहाँ भी प्रेजेंट वाला बी फॉर्म लिखना है। प्रेजेंट कौन कौन शो करता है, V1 और V5, किस किस टाइम के लिए, प्रेजेंट टाइम के लिए। V2 किसके लिए, पास्ट के लिए। तो बस यही ध्यान रखना है आपको। अब प्रेजेंट में क्या क्या, आर इज एम, बी तो अभी नहीं यूज होगा। अनक्लियर कैसे, तो इज एम आर, अपॉट एम गलत, अपॉट आर गलत, अपॉट इज, यहां भी बी फॉर्म, यहां भी बी फॉर्म। इसको आप हिट करेंगे, हिट किया, ये क्या बन जाएगा, थर्ड फॉर्म बन जाएगा। मेन वर्ब हमेशा बिलियर्ड्स के स्टिक से हिट होगा और आगे जाकर ये थर्ड फॉर्म में गिरेगा, थर्ड फॉर्म
बनकर गिरेगा। मेक का थर्ड फॉर्म मेड। और जब भी मेड वर्ब अपनी जगह छोड़ दे अपने नीचे, तो इस खाली जगह पर हम बी फॉर्म की मिट्टी भरेंगे, बी फॉर्म की सुगंध आएगी यहाँ पर। तो मेन वर्ब के नीचे बी फॉर्म लिखना है, लेकिन किस नेचर का? जिस नेचर का ये मेन वर्ब है, आईएनजी नेचर का है, तो बी फॉर्म का भी आईएनजी नेचर लिखेंगे। खत्म हो गया वॉइस। अ पॉट इज बीइंग मेड बाय देम। नाउ इट इज डन। आप सोचेंगे कितना सिंपल है वॉइस, सिर्फ इस एक अंडरस्टैंडिंग से, एक समझ से बनाना। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काम कर रहे हैं बिलियर्ड्स मेथड? आई होप यस। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हम कहते हैं someone has stolen my पर्स। किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। एक्टिव वॉइस। कोई इन्वॉल्व है चुराने में, एक्टर इन्वॉल्व है, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस मतलब एक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा, इसको हम पहले बाद में लिखेंगे, राइट? अब समझते हैं। समवन हैज स्टोलन, किसी ने चुरा लिया है, व्हाट? माय पर्स। व्हाट का जवाब जो आएगा वो ऑब्जेक्ट आगे आएगा। माय पर्स, जो वर्ब आपको यहां दिखे, जिस नेचर का दिखे उसी नेचर का वर्ब यहां लिखना है। हैज लिखा है, हैज प्रेजेंट में यूज होता है, तो आपको हैव फॉर्म प्रेजेंट में ही सोचना है, हैज एंड हैव होगा। अब हैज हैव में से क्या होगा इसके साथ? माय पर्स, एक ही पर्स है, सिंगुलर है, और हैज सिंगुलर होता है, तो माय पर्स के साथ हैज यूज होगा। गौर कीजिए, जिस नेचर का वर्ब एक्टिव में दिख रहा है उसी नेचर का वर्ब हम पैसिव में लिख रहे हैं। बस यही तो मेंटेन करते हैं, नेचर ऑफ द वर्ब आपको मेंटेन करते रहना है, वॉइस बनता रहेगा। हैज, हैज अप के बाद आने वाला वर्ब थर्ड फॉर्म होता है। थर्ड फॉर्म तो है ही। मेन वर्ब को हमेशा स्टिक से हम हिट करेंगे, मेन वर्ब अपने नीचे की जगह को छोड़ देगा और आगे जाकर ये थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। थर्ड फॉर्म तो ये है ही, तो हम थर्ड फॉर्म को एज इट इज लिख देंगे। और इस थर्ड फॉर्म से हमेशा हमको पहले बी फॉर्म सोचना है। यहाँ हम बी फॉर्म सोचेंगे, लेकिन थर्ड फॉर्म में, क्योंकि जो वर्ब का नेचर है उसी नेचर का वर्ब यहाँ पर बी फॉर्म आना चाहिए, तो थर्ड फॉर्म वाला बी फॉर्म आएगा। तो थर्ड फॉर्म में बी का नेचर बीन है, बी लिख देंगे, बन गया पैसिव वॉइस। माय पर्स हैज बीन स्टोलन, बस फुल स्टॉप। अब आप यहाँ कहेंगे बाय समवन क्यों नहीं लिखा, इसको आप समझिए। आपका पर्स किसने चुराया आप जानते हैं क्या? नहीं जानते। जब आप जान रहे हो कि पर्स आपका किसने चुराया है, यानी जब पर्सन पहचान में हो, आइडेंटिफाइड हो, तभी आप यहाँ पर एजेंसी के तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं, एजेंट के तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं, एजेंसी में दिखाते हैं। पर्स पता ही नहीं किसने चुराया। जब हमें कुछ भी बिल्कुल पता ना हो, एक्ट करने वाले एक्टर का हमको बिल्कुल पता ना हो कुछ, तो हम उसे बाई के तौर पर नहीं लिखते। और जब एक्टर का हमें बिल्कुल पता हो अच्छे से सब कुछ, तो भी हम नहीं लिखते। एग्जाम्पल देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां तक तो ठीक है। The police have arrested the thief। अरेस्ट करने में अभी पुलिस, जो कि एक एक्टर, इन्वॉल्व है, इसलिए एक्टिव वॉइस। हमें बनाना है पैसिव वॉइस। द पुलिस हैव अरेस्टेड whom? द thief। whom का भी जवाब ऑब्जेक्ट समझा जाता है, इसलिए द thief आगे आ जाएगा। यहाँ पर हैज या हैव वाला फॉर्म दिखा, यानी हैव का नेचर दिखा, हैव फॉर्म का कोई वर्ब दिखा, नीचे भी हैव फॉर्म का ही वर्ब दिखेगा, क्योंकि हमें नेचर को, वर्ब के नेचर को मेंटेन करना है पैसिव में भी। यहाँ भी हैज हैड का कोई, तो यहाँ भी हैज हैड, लेकिन ये प्रेजेंट में दिख रहा है, तो आप यहाँ भी प्रेजेंट में ही सोचेंगे, हैज या हैव। ये थीफ सिंगुलर है, इसलिए हैज यूज होगा, क्योंकि हैज भी सिंगुलर, थीफ भी सिंगुलर। यहाँ हैव तब होता है जब ये भी प्लूरल होता है, लेकिन नेचर दोनों का सेम है। ये भी हैव की प्रजाति से है, ये भी हैव के घर से है। अब देखिए, हैज अप के बाद आने वाला वर्ब V3 समझा जाता है, V3 ही होता है, परफेक्ट टेंस बन जाता है, टेंस छोड़ दें।
ये आप यहाँ लिखेंगे। अभी तो आप समझ ही चुके हैं ऐसा क्यों कर रहा है, बिलियर्ड से स्टिक होगा, आगे चला जाएगा, हिट होकर अपने नीचे जगह छोड़ेगा। जब भी जगह छोड़ेगा यहाँ बी फॉर्म से ही भरेंगे इसे, अपनी तरफ से हम बी फॉर्म लिखेंगे। अपना वाला हम क्यों लिख पाएंगे, क्योंकि ये हमारे दोस्त हैं, हम किसी को भी उठाकर ला सकते हैं। ये भी 3 है, तो थर्ड फॉर्म में बी का फॉर्म क्या है हमारे पास, बीन है। द थीफ हैज बीन अरेस्टेड डैश, सॉरी फुल स्टॉप। अब हम नहीं लिखेंगे बाय द पुलिस, क्यों नहीं लिखेंगे, हमें पता है कि एक चोर किसके द्वारा पकड़ा जाता है, एक चोर हमेशा पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है, यानी कि किसी क्रिमिनल को, किसी थीफ को पुलिस ही पकड़ती है। तो ये बिल्कुल जानी हुई बात है, हम बिल्कुल अच्छे से इस चीज को समझ रहे हैं। तो जब बात बिल्कुल पता हो, एक्टर बिल्कुल पता हो, यानी कि क्लियर हो, जब वेग नहीं हो, वेग मतलब नॉट क्लियर, तो जब आइडिया एक्टर का बिल्कुल क्लियर हो, हम उसे बाई के तौर पर नहीं लिखते। और जब एक्टर के बारे में आइडिया बिल्कुल भी क्लियर ना हो, यानी कि वेग हो, VAGUE, वेग हो, तो भी हम नहीं लिखते। जैसे someone stole my purse was stolen, that's it, मेरा पर्स चुरा लिया गया, किसने चुराया कैसे पता, इसलिए आप बाई someone नहीं बोलेंगे। यानी जब एक्टर बिल्कुल पता हो और एक्टर बिल्कुल भी पता नहीं हो, और ये बात सब पर लागू होगी, सिर्फ बोलने वाले पर नहीं। एक्टर जब सबको पता हो और एक्टर जब सबको नहीं पता हो, दोनों ही स्थिति में हम बाई के बाद उसे नहीं लिखते। ठीक है, सेंटेंस लेते हैं। वॉइस बहुत मजेदार है, आप ध्यान से समझते रहिए। मैं इस पर कई सेशंस लाऊंगा, लगभग 50 वीडियोस में डालूंगा वॉइस पर, कैसे नहीं आप सीखेंगे, और सिर्फ एक ही मेथड से, राइट, और एक मेथड से पूरे वॉइस बना सकेंगे। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं कैन कुड वाला, जैसे ही कैन डू इट। एक्टिव वॉइस क्यों है ये, क्योंकि काम करने में कोई एक्टर इन्वॉल्व है। एक्टर अगर एक्टिव तो वॉइस एक्टिव, खत्म बात। एक्टर एक्टिव नहीं, अब ये ऑब्जेक्ट एक्टिव। ही कैन डू व्हाट, व्हाट का जवाब इट, इसलिए इट हुआ ऑब्जेक्ट, इट आएगा यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। हमने कहा कि वर्ब को मेंटेन करना है, वर्ब के नेचर को मेंटेन करना है, तो जो वर्ब यहाँ दिखेगा वही वर्ब हमें ठीक इसके नीचे दिखेगा। यहाँ दिखा कैन, यहाँ भी दिखेगा कैन। यह है मेन वर्ब। मेन वर्ब को हमेशा हम बिलियर्ड्स के स्टिक से हिट करेंगे, आगे जाएगा। आगे जैसे ही जाएगा तो ये थर्ड फॉर्म बनकर नीचे गिरेगा। डू का थर्ड फॉर्म डन है, और थर्ड फॉर्म से हमें हमेशा पहले पैसिव वॉइस में एक बी फॉर्म लिखना है, तो यहाँ पर एक बी फॉर्म आएगा। लेकिन किस नेचर का, तो इसी नेचर का। इसी नेचर का कहने की मीनिंग कि फर्स्ट फॉर्म का, क्योंकि डू एक V1 है, तो यहाँ भी बी फॉर्म तो लिखेंगे, लेकिन V1 नेचर में। बी फॉर्म में V1 का नेचर क्या है हमारे पास, बी और आर है। लेकिन आप बताइए, कैन के बाद कभी आर आपने सुना है? आई कैन आर डू दिस वर्क, ऐसा होता है क्या? नहीं, आई कैन डू दिस वर्क। यानी कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड के बाद किसी मॉडल वर्ब के बाद V1 लिखते हैं। अब आप कहेंगे आर भी तो V1 है, तो क्यों नहीं लिखते हम? इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि लिखा नहीं जाता है, सीधी सी बात है। ये चलन में नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है, ये नियम नहीं है, ग्रामेटिकल रूल नहीं है कि आप किसी मॉडल वर्ब के बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब इज एंड आर वाज वर ऐसा कुछ लिखें। मेन वर्ब आता है सीधा, और वो भी फर्स्ट फॉर्म आता है। तो बी का फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पर बी कंसिडर करेंगे, आर नहीं, क्योंकि किसी मॉडल के बाद ऐसे वर्ब्स देखे ही नहीं जाते, बट बी देखा जाता है। सो इट कैन बी डन, इट कैन बी डन किसके द्वारा? बाय हिम। गौर कीजिए, कैन का कैन दिखा, यह V1 का है, यहाँ भी बी फॉर्म V1 का है, V1, और यहाँ जो आगे ये डन बन गया, क्योंकि V3 तो पैसिव वॉइस की खूबसूरती ही है, और पैसिव वॉइस में V3 से जस्ट पहले हमें बी फॉर्म लिखना होता है। बी फॉर्म लिखा, लेकिन जिस नेचर का था उसी नेचर का, दैट इज V1, बन गया पैसिव वॉइस। इतना आसान है पैसिव वॉइस, सिर्फ एक नियम से। बात करते हैं कुछ दूसरा, जैसे शाइलॉक में, चलिए हम कुछ और नहीं करते, शाइलॉक में कट दिस, कि शाइलॉक इस चीज को काट सकता है। पैसिव, ये तो एक्टिव, कितना आसान हो चुका है आपके लिए। देखिए, शाइलॉक में कट व्हाट, व्हाट का जवाब ऑब्जेक्ट होता है, दिस ऑब्जेक्ट हुआ। शाइलॉक में कट व्हाट, दिस, तो दिस ऑब्जेक्ट, दिस आगे आ जाएगा। अब नेचर ऑफ द वर्ब मेंटेन करेंगे पैसिव में, जो जो वर्ब एक्टिव में लिखा है वही वही वर्ब।
यानी उसी उसी नेचर का वर्ब पैसिव में लिखेंगे। तो लिखिए, क्या लिखा आपको यहाँ? मे लिखा, तो यहाँ आप भी मे लिखेंगे। और हमेशा मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है कि V1 आता है, तो निश्चित तौर पर ये क्या है? V1 है। मेन वर्ब को हिट करेंगे बिलियर्ड्स के स्टिक से और अपनी नीचे की जगह को ये छोड़ देगा, मेन वर्ब यहाँ आकर गिरेगा और जब भी गिरेगा तो ये अपने थर्ड फॉर्म में गिरेगा। तो संयोग से कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, लेकिन हम इसे थर्ड समझेंगे क्योंकि थर्ड लिखना है हमें। और थर्ड फॉर्म से हम क्या लिखते हैं? पहले बी फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ एक बी फॉर्म आएगा, लेकिन V1 नेचर का, इसी नेचर का वर्ब आएगा, लेकिन बी फॉर्म। खाली जगह को, खाली स्थान को, खाली यानी कि ब्लैंक को हम अपनी मिट्टी से भरेंगे। हमारी मिट्टी कहाँ से आएगी? बी फॉर्म के घर से। किस नेचर का? जिस नेचर का ये है उसी नेचर का, राइट। तो V1 नेचर का हम बी लाएंगे, क्योंकि फिर वही बात, किसी मॉडल वर्ब के बाद इज एम आर वॉज वर्ब वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। सो दिस मे बी कट बाय शायलॉक। अंडरस्टूड? आप देख रहे हैं कितना सिंपल है। चलिए और हम कुछ लिखते हैं अब थोड़ा सा बड़ा, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, जानकर मैंने कहा अभी आपको समझने के लिए। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनाया जाता, ये चलन में नहीं है, लेकिन सीखने के तौर पर हम बनाते हैं। देखते हैं कि क्या बन सकता है, क्या ये तरीका काम करता है। तो यस, ही हैज बीन कटिंग लॉग्स। लॉग्स मतलब लकड़ी के कुंदे, लकड़ी के टुकड़े बड़े बड़े। तो ही हैज बीन कटिंग लॉग्स। देखिए यहाँ V3 है तो परफेक्ट, और ING आ गया तो कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, हैज बता रहा है प्रेजेंट टाइम, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस भी समझना इतना आसान है, लूंगा कभी क्लास, वो भी आप समझेंगे। और बाकी मैंने कई वीडियोस टेंस पर भी बनाकर रखे हैं, आप चाहिए प्लेलिस्ट में और देखिए उसे। टेंस भी आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। खैर, he has been cutting what? logs। logs क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जैसे ही सेंटेंस में पहले नजर में आएगा तो एक्टर एक्टिव नहीं है, एक्टर इधर चला गया, यानी ये पैसिव वॉइस बन गया। ऑब्जेक्ट जैसे ही एक्टिव हो जाता है, वॉइस पैसिव हो जाता है। एक्टर एक्टिव, वॉइस एक्टिव। एक्टर एक्टिव नहीं, पैसिव वॉइस मींस एक्टिव वॉइस नहीं, सीधी सी बात। तो लॉग्स यहाँ दिखा हमें हैज हैव नेचर का वर्ब, तो इसके ठीक नीचे हमें हैव फॉर्म का ही, हैव का परिवार, हैव का चेहरा यहाँ दिखेगा। यहाँ भी हैव का परिवार, हैव का चेहरा दिखा, हैव का सदस्य दिखा, प्रेजेंट टाइम में दिखा हैज। तो यहाँ भी हमें हैव का ही चेहरा दिखेगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में दिखेगा। वो क्या है? हैज और हैव। लॉग्स प्लूरल है तो हैज होगा नहीं, हैव होगा, क्योंकि हैव भी प्लूरल, लॉग्स भी प्लूरल। ये बीन दिखा यहाँ पर, कुछ नहीं सोचना है आपको भी, यहाँ पर बीन लिखना है। सेम नेचर हम मेंटेन कर रहे हैं, देखिए कितना आसान है। अब ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब को हमेशा बिलियर्ड्स के स्टिक से हिट करेंगे, ये हिट होने के बाद नीचे आ जाएगा, और नीचे जब भी आएगा तो ये थर्ड फॉर्म में उतरेगा। और थर्ड फॉर्म से पहले में बी फॉर्म लिखना है। बी फॉर्म यहाँ तो लिखेंगे, तय हो गया, लेकिन किस नेचर का? ING वाले नेचर का। बी फॉर्म में ING नेचर क्या है? बीइंग है, इसलिए यहाँ पर बीइंग कॉपी हो जाएगा, बन गया पैसिव। लॉग्स हैव बीन कट बाय हिम। क्या समझते हैं आपकी? ये आसान नहीं है, ये आसान है आपके लिए। किसी भी क्वेश्चन को आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूं और आप समझिए ध्यान से इसे। जैसे I am writing what? A sentence। मैं एक वाक्य लिख रहा हूं। मैं लिखने में इन्वॉल्व हूं, अभी मैंने लिखा ना, यानी एक्टर जब इन्वॉल्व हो, अक्षय जब इन्वॉल्व हो, तो उसका हम वॉइस समझते हैं एक्टिव वॉइस, राइट। एक्टर अब स्लाइड हो जाएगा, फ्रेम से बाहर चला जाएगा, स्टेज से बाहर चला जाएगा, स्पॉटलाइट से बाहर चला जाएगा, वॉइस होगा पैसिव। आई एम राइटिंग व्हाट? व्हाट का जवाब मिला अ सेंटेंस, अ सेंटेंस को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आगे आएगा। आप लिखिए जो वर्ब आपको मिला, जिस नेचर का वर्ब मिला, उसी नेचर का वर्ब पैसिव में भी लिखेंगे। एम एक बी फॉर्म है, प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है, तो यहां पर भी आपको बी फॉर्म लिखना है, प्रेजेंट टाइम को शो करने वाला। तो बी फॉर्म में प्रेजेंट टाइम को शो कौन कौन करता है? तो इज, एम, आर। अब सेलेक्ट करेंगे कि अ सेंटेंस के साथ क्या यूज होगा। एम होगा नहीं, आई के साथ होता है। आर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ प्लूरल नहीं है। इज होगा तो यस। आप देखिए प्रेजेंट टाइम में बी फॉर्म, यहाँ भी प्रेजेंट टाइम में बी फॉर्म।
सेम नेचर का वर्ब। यह है मेन वर्ब। मेन वर्ब को हमेशा हिट करते हैं किससे? बिलियर्ड्स के स्टिक से। ये कहाँ चला जाता है? अपने नीचे की जगह को छोड़कर नीचे ड्रॉप नहीं होता, बल्कि थोड़ा आगे जाकर ड्रॉप होता है, और ये हमेशा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में बदल जाता है। तो राइटिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन, और इस थर्ड फॉर्म से हम पहले क्या लिखते हैं? बी फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ इस खाली जगह में हमेशा मेन वर्ब के नीचे हमेशा एक खाली जगह होगी, उस खाली जगह में हमेशा हमें बी फॉर्म ही लिखना है। लिखिए बी फॉर्म आप क्या लिखेंगे? तो आईएनजी नेचर का, जिस नेचर का वर्ब एक्टिव में उसी नेचर का वर्ब पैसिव में। आईएनजी नेचर का वर्ब दिखाया, तो बी फॉर्म का आईएनजी नेचर दैट इज बीइंग। अ सेंटेंस इज बीइंग रिटन बाय मी, दैट इज इट। आज यहीं पर हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। इस सेशन को हम फिर इस पर बात करेंगे। आई होप आपने बहुत अच्छे से वॉइस समझा है, एंड दिस इज द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉइस। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया अपना, और ज़रूर अच्छा लगा होगा, मुझे बहुत बहुत भरोसा है। आप अच्छे विद्यार्थी तक ज़रूर इसे शेयर करें, और इतने के बाद भी अगर आपकी इच्छा है तो सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियोज़ आएंगे, आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते। आप देखते रहिए इंग्लिश।